नमस्कार देवी और सज्जनों, भाइयों और बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुरजीत ठाटी ऑनफिशियल आरसीसी पर। क्योंकि बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अपने जीवन का कीमती समय निकालें और लगे रहें, और तब तक ना माने जब तक आप सफल ना हो जाएं। और हाँ, वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाएं। ठीक है। तो जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ, कवक और आरंभ से शुरुआत कहाँ से कर लेंगे अपनी? जीवाणुओं से, यानी बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस। कुछ तुमने सुना होगा अब लोगों ने कि मट्ठे में जो जीव बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे होते हैं, दूध में अच्छे होते हैं। तो बैक्टीरिया दोनों प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया प्रभावित करता है तुम्हें खाने पीने वाली चीज़ों से, वायरस करता है तुम्हारी सांस वाली संबंधी फेफड़ों से जाता है। प्रोटोजोआ जो का तुम्हारे ब्लड के माध्यम से या फिर आंतों में कुछ ना कुछ करता है, इसमें प्रोटोजोआ होता है। कब्ज से तुम्हारे दांत, खुजली, बाल ये सब जाएंगे। आनुवंशिक रोग जो विरासत में मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। पिताजी के पास होगा तो दे देगा बच्चे को, और पिताजी भला मानस हुआ तो नहीं देगा। समझ रहे हो? आगे आओ। देखो जीवाणु में क्या होता है, जैसे ये है जीवाणु, ये क्या है? बैक्टीरिया। ये सूक्ष्मदर्शी जो अपना उपकरण होता है उससे देखे जाए तो ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है। जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक थे एंटनी वॉन ल्यूवेनॉक ने की थी। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा था। इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। दांतों के खुरचन जानते हो, जो पीलापन सा होता है, उससे खुरचा और उसे अपने स्कोप से देखा और बताया कि जीवाणु जिंदा होते हैं। तो अब समझ लो, हमारे मुंह में, दांतों में भी जीवाणु हैं, तो फिर किस में जीवाणु नहीं हो सकते? हर जगह हो सकते हैं, ठीक है। चलो, ल्यूवेनॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लॉजी जहाँ लग जाए वही क्या है? अध्ययन है। बैक्टीरिया के पीछे लगी तो बैक्टीरिया का अध्ययन, और वायरस के पीछे लगी तो वायरस का अध्ययन। ऐसे ही एयरनबर्ग ने इन्हें जीवाणु यानी बैक्टीरिया नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो, पैथोजन यानी रोगजनक उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह के क्या हो जाते हैं? बीमारियों का जन्म होता है। इससे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि कहते हैं। ये सब क्या थे? बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के साथ क्या थे? विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। ये कौन से वर्ग में हम डाल दिए? पैथोजन, ठीक है। और बैक्टीरिया में डाल दिया हमने वो जो मक्खी और मच्छर के द्वारा है। जैसे मक्खी है, सीसी मक्खी अपने साथ में ऐसी वायरस ले आती है तो स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, और ऐसे मच्छर अपने साथ में क्या ले आता है? मलेरिया ले आता है। तो जो तुम्हारे विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को कहे जाएंगे पैथोजन, ठीक है। और बैक्टीरिया कहले जाएंगे जो मक्खी और मच्छर के द्वारा तुम्हें हानि पहुंचाएं, ठीक है। जैसे ऊपर वाला जैसे पहले पढ़ेंगे पैथोजन, तो रोगजनक उन्हें कहा जाता है जिसमें विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ क्या हो जाएं? तुम्हारे शरीर पर हावी हो जाए। ये हमारी एंटीबॉडी है। जीवाणु, विषाणु दोनों लात गुस्सा मार रहे हैं। ऐसे क्या होता है कि जी ये सब इधर से उधर भगते डोल रहे हैं। ये कौन है? जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ और कवक, ठीक है। तो इनसे होने वाले रोग क्या कहले जाएंगे? पैथोजिन। क्या कहे जाएंगे? पैथोजिन, ठीक है। उसके बाद में जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी न किसी मक्खी या किसी न किसी मच्छर से आदान प्रदान करते हैं रोगों को, ठीक है। संक्रमण फैलाते हैं। बात है जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? तो आंत्र ज्वर, यानी जिसे हम बोलते हैं टाइफाइड हो गया, बुखार, ज्वर में से बुखार होता है ना, तो टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से होता है। बैक्टीरिया। तपेदिक, प्लेग, जीवाणु। हैजा यानी कोलेरा, समझ रहे होगे, कहते हैं गरीबों में कोलेरा बन गया, उल्टी दस्त होने लगते हैं। ये भी सब किससे होता है? जीवाणु से। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जीवाणु। टिटनेस, टीटी का इंजेक्शन लगवाते हो, वो भी बैक्टीरिया। कोढ़ या कुष्ठ रोग, अच्छा, निमोनिया, बैक्टीरिया। काली खांसी, बैक्टीरिया। और सिफिलिस, बैक्टीरिया। अब इतनों का जो हमने ये बीमारियां देखी हैं, इनको बीमारियों को खोल खोल के देखेंगे। अभी क्या करेंगे? बीमारियों को खोलेंगे। इसमें आदमी को परेशानी क्या हो रही है, और परेशानी हो रही है तो किस प्रकार की परेशानी हो रही है, और परेशानी से कितना कितना खतरा हो सकता है शरीर में, ठीक है। ये चीज़ हम क्या करेंगे? अभी खोल के देख लेंगे। काली खांसी क्या है, कोढ़ क्या होता है, ठीक है। प्लेग क्या है, बहुत चर्चा इतिहास में सुनिए इसकी। प्लेग होता क्या, आज देख लेंगे, ठीक है। प्लेग को आज देखते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई आंत्र ज्वर पर, मतलब जो आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड। टाइफाइड में तुम्हें डॉक्टर देता है रोटी नहीं खानी, जो ऐसा भोजन नहीं करना जो पाचन में दिक्कत दे। क्या खिलाता है? दलिया या फिर और हल्का भोजन, ठीक है। फल फ्रूट वगैरह बहुत हल्के हल्के जो आसानी से पच जाए, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये वाला, तो ये क्या करता है? सीधा सीधा क्या करता है? आंतों पर इफेक्ट करता है। तो आंतें कैसी हो जाती हैं? हमारी कमज़ोर हो जाती हैं।
जिसे बोलते हैं टाइफाइड, बसा हुआ बुखार, ठीक है। जिसे जब तक आते नॉर्मल नहीं हो जाए तब तक खाना कैसा खाना होता है हमें, हल्का। तो बैक्टीरिया उसका होता है सैल्मोनेला टाइफी, और टाइफी से ही ये टाइफी है, टाइफी से इसका नाम रख दिया टाइफाइड, ठीक है। तो नाम क्या है इसका, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। प्राइवेट अंग है इसका आंत। टाइफाइड का टेस्ट होता है वाइडल टेस्ट। कभी तुमने डॉक्टर को सुना होगा, जैसे तुम्हारी सीबीसी होती है और वहीं बोल देता है इसका वाइडल लगा देना, वाइडल किट होती है। तो वाइडल में क्या होता है, वाइडल जैसी आती है उसमें लाइन आ जाती है कि उसमें क्या है, टाइफाइड है, मतलब इसके अंदर खून में क्या घुला हुआ है, कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी घुला हुआ है। तो उसे जांच हो जाती है क्या इस आदमी को क्या है, टाइफाइड है। इससे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है, और आंत ज्वर सैल्मोनेला टाइफी यानी नाम के जीवाणु का कार्ड होता है। इससे क्या कहते हैं, और दूसरे नाम से ये प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलता है। इस रोगों में आंत्र और प्लिया की योजनी यानी आंत्र और प्लिया की योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। इसके रोगी को सर दर्द के साथ क्या और होता है, तेज बुखार आ जाता है, ठीक है। सर दर्द के साथ क्या हो जाता है, तेज बुखार भी आ जाता है। तो ये आंतों को क्या करता है, हमें डिफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे हैजा। हैजा जैसे कोलेरा बोलते हैं, इसके हैजा यानी कोलेरा, ठीक है। तो बैक्टीरिया यानी वाइवेरियो कोलेरा, प्राइवेट अंग इसका आंत। लक्षण है दस्त और उल्टी, शरीर में पानी की कमी। यह रोग वेब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। उल्टी और दस्त रोगी के शरीर का सारा पानी निकल जाता है, जिससे शरीर में हो जाती है पानी की कमी, और आदमी ऐसे जहने जाता है। तभी डॉक्टर तुरंत से क्या चढ़ा देते हैं इस पर, ग्लूकोज, ठीक है। बोतल चढ़ा देते हैं पानी की एनर्जी लौटाने के लिए, ग्लूकोज चढ़ाने लगते हैं। शरीर में पानी की कमी हो जाती है और रोगी को पानी कैसे पीना पड़ता है, उबाल कर, ठीक है, पानी उबाल कर, क्योंकि इसमें भी क्या थे, बैक्टीरिया। ये कहीं ना कहीं किसको डिफेक्ट कर रहे हैं, आंत को। किसके कर रहे हैं, आंत को, ठीक है। क्योंकि जो आंत थी वो कैसी हो गई, सुकड़ गई। कोई भी चीज़ है उसे पचाने डायरेक्ट कर देती है, रिलीज कर देती है अपने अंदर से, ठीक है। इसीलिए उबाल कर पानी और उसकी पूर्ति करने के लिए हमें बोतल लगानी पड़ती है, ठीक है। अगला है तुम्हारी बीमारी निमोनिया। निमोनिया बैक्टीरिया का नाम क्या है इसका, डिप्लोकस न्यूमोनिया कह सकते हो, या स्टेफोकस, डिप्लोकस और पेनमोनिया, ठीक है। ये सारे बैक्टीरिया के नाम है। प्राइवेट अंग होगा तुम्हारा फेफड़ा, और लक्षण है ठंड लगना, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। इसको कहते हैं फेफड़ों को ये क्या कर लेता है, जकड़ लेता है। फेफड़े हमारे क्या होते हैं कि जो अपना आकार है उससे 5 गुना फूल जाते हैं, कितना फूल जाते हैं, 5 गुना तक फूल जाते हैं। अब वो उसे फूलने नहीं देगा तो सांस कैसी होगी, लेने में तकलीफ होगी, इसे बोलते हैं निमोनिया। ठंड लगना ये होता है भी तरी से ही है, ठीक है। तरी तरी बोलते हैं ना, तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्टेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस और पेन्यूमोनिया, ठीक है। ये है इसके नाम के जीवाणु से होता है, डिप्लोकोकस और न्यूमोनी नामक, और निमोनिया है इसीलिए इसका नाम रख दिया है निमोनिया। जैसे फेफड़ों में सूजन आ जाती है और रोगी को सांस लेने में क्या हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, ठीक है। निमोनिया के बाद में प्लेग, जिसे काली मौत ही बोलते थे। एक जमाना था 1892, उसके बाद 1926 से लेके 1930-31 तक इसे काली मौत बोलते थे। कहते ना पहले ऐसा होता था जैसे गांव में एक मौत हो गई, उसको लेकर के शमशान तक नहीं पहुंच पाए तब तक दूसरी मौत और हो जाती थी उसी मोहल्ले में या उसी घर परिवार में। उससे जब तक दफनाने गए तब तक और मौत हो गई, ऐसा बोला जाता था। इसे बोलते थे काली मौत, ठीक है। आदमी सड़ गल कर मरता था, ठीक है। तो बैक्टीरिया इसका था रेसेनिया पेस्टिस यानी यर्सेनिया पेस्टिस, और प्रभावित अंग थे फेफड़े और लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का होता है जैसे फेफड़ों के अंदर जो नोड्स होते हैं जो हमें फुलाने का, उसका ऑक्सीजन फिल्टर करने का काम करते हैं उनको। और बुखार, सिरदर्द, कमजोरी और शरीर पर लाल काले धब्बे पड़ना, ठीक है। ऐसे खाल सड़ने लगती थी क्योंकि शरीर को हर जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंचती थी, फेफड़े को जख्मी हो दिया तो फेफड़े वो शरीर की कोशिकाएं सड़ने लगती थी, ठीक है। तो ये प्लेग खतरनाक जानलेवा और संक्रमण रोग था। यह एक वर्ग है जो यूरोसेनिया पेस्टिस के जीवाणु के कारण होता है, और यह जीवाणु मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता था। इन जानवरों का खून पीने वाले कीड़े जिनोप्सिला के ओपिस नाम यानी पिस्सू इस बीमारी को फैलाते थे। ये पाए जाते थे चूहे के पीठ पर, चूहे के शरीर पर, छोटे छोटे से थे। अब चूहा जैसे कूद गया तुम्हारे आटे में, वहाँ छोड़ाया, निकल आया। हालांकि आटा क्या है, उससे सेकने के बाद वो ख़त्म हो जाते थे, लेकिन वो ऐसी चीज़ को पी गया तुम्हारे, उसमें खाने पीने वाली चीज़ से गुजर गया, उस चीज़ को तुमने खा लिया, वो तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया क्या है, खाने पीने की चीज़ से अंदर जाता है, ठीक है। खाने पीने वाली सामग्री को आपने खा लिया, उसके बाद में जो उसने अपना अंदर प्रकोप जमाया उससे क्या होता था, बुखार, सिरदर्द, कमजोरी और शरीर पर लाल धब्बे, ठीक है। तो ये थी इसकी। तो उंगलियां नीली काली पड़ने लगती थी। एक एग्जांपल फोटो देख सकते हो आप,
तो ये जैसे ये है क्या, आदमी, ठीक है। चूहा कहाँ है, चूहा ये गया, चूहा से खटमल टाइप का आया, वहाँ से आदमी पर, वो आदमी से आदमी पर जा सकता था, या फिर और जानवरों पर जा सकता था। इससे त्वचा कैसी होती थी, सन लगती थी। एक तरह से एक को देखो ऊपर चढ़ा रहा है, एक लेके आ रहा है, एक पहले से पड़ा हुआ है। इस हालात 1665 के आसपास, ठीक है, ये हालात थे। उसके बाद आता है तुम्हारा डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया एक ऐसा है कि जो तुम्हारा ये होता है, जैसे मुंह बाहर देखना, एक खूंटा जैसा खड़ा होता है, इसे क्या बोलते हैं, अरे डिप्थीरिया रोग है। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है तुम्हारा, कॉर्न बैक्टीरिया डिप्थीरी। तो कॉर्न बैक्टीरियम डिप्थीरी के नाम से इसका नाम रखा गया डिप्थीरिया। प्राइवेट अंग है श्वास नली, यहाँ ऊपर वाला चीज़ को चौकस कर देता था ये चौक। और इसकी वैक्सीन है डीपीटी, जो बचपन में ही लगा दी जाती है, जो कि भविष्य में क्या हो जाए तुम्हें, डिप्थीरिया। गला रुक जाता था, पूरी तरह से गला क्या हो जाता था, रुक जाता था डिप्थीरिया में, ठीक है। तो डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पेटेसिस और टी फॉर टेटनस, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म ये है डीपीटी की, ये हमें बचपन में ही लगा दिया जाता है। लक्षण सांस लेने में कठिनाई है, दम घुटना। गले को क्या करता था ये, गलघोंटू, इसे दूसरा नाम है इसका गलघोंटू, ठीक है। इसके बारे में इसका देख सकते हो, ऐसे ये तुम्हारी जीभ है, जीभ के अंदर ये खूंटा सा दिखता है अंदर खूंटा दिखता है, उसे चारों तरफ क्या जमावड़ा लगने लगता है, क्या है, शरीर में जो सांस लेने की प्रक्रिया वो रुक जाती है, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं गला घोंटू रोग। यह रोग कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम के होता है। गले में एक कृत्रिम झिल्ली होती है, झिल्ली सी बन जाती है, चारों तरफ रुक जाती है और सांस लेना आदमी बंद कर देता है, ठीक है। ये है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो था अपना, उसके आसपास ये बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं, एक झिल्ली बना लेते हैं और ट्रैफिक लगा देते हैं गले में। जब ट्रैफिक लग जाएगा तो सांस उस ट्रैफिक में फंस जाती है और अंदर जा नहीं पाती। जब जा नहीं पाती तो फिर आदमी की सांस रुकने की वजह से मौत हो जाती है, ठीक है। बात करेंगे काली खांसी। काली खांसी में ये श्वसन तंत्र से है, तो किसको इफेक्ट करेगा, फेफड़ों को। तो इसका नाम है एपोलिस पर्टूसिस या वोडेटेला पर्टूसिस। इसका नाम वोडेटेला पर्टूसिस, ठीक है। प्राइवेट अंग है श्वसन। वैक्सीन इसकी भी क्या है, डीपीटी। जो सांस से संबंधित जो बैक्टीरिया है ना, उसकी वैक्सीन डीपीटी है। डीपीटी की फुल फॉर्म तो मैंने बताई दी तुम्हें, डिप्थीरिया, पी फॉर पेटोसिस और टी फॉर टेटनिस, ठीक है। ये सब पूछे जाते हैं नाम, ठीक है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कभी कभी। तो लक्षण है लगातार खांसी आना, खांसते 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 ऐसा लगता है अंतड़ियाँ हाथ में आ गई, उसे बोलते हैं कुकर खांसी, कुत्ता खांसी या फिर काली खांसी, ठीक है। कुत्ता भी कहना है ऐसे ही खांसता है, खांसते जाता है खांसते जाता है खांसते जाता है, ठीक है। आदमी भी ऐसे ही खांसता है कि पीछे से पतला हो जाता है, नीचे से पतला हो जाता है, ऊपर तक लाल चेहरा, ऐसा मतलब रहता है, इसमें सिम्टम रहते हैं। खांसते खांसते मालूम नहीं पड़ता कितना खांस रहा है आदमी, ठीक है, ठीक है। इसका बैक्टीरिया नाम पढ़ लो, कौन सा है, वोडेटेला पर्टूसिस, ठीक है, काली खांसी बोलते हैं। बात करें टिटनेस की, तो ये तुम्हें ये क्या दिख रही है, कीलें दिख रही हैं, इनमें क्या लगी हुई है, जंग, ठीक है, आखिरी जंग। बैक्टीरिया कौन सा है इसमें, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। प्राइवेट अंग तंत्र का तंत्र यानी शरीर पूरा, ठीक है। और डीपीटी का इसमें भी टीका लगता है। लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा लॉक होना, ऐसे आदमी बोल ही नहीं पाएगा, जबड़े खुलेंगे ही नहीं, जबड़े कैसे हो जाएंगे, बंद। जब बोल नहीं पाएगा आदमी तो क्या कर सकता है, अंदर जब बोल नहीं पा रहा है तो गुस्सा होगा अंदर, अब गुस्सा होगा, इसके शरीर की जो देखो जबड़े तो लॉक हो गए, हड्डियां भी कैसे होती हैं, मुड़ने लगती हैं, तो ये धनुष जैसा हो जाता है। जैसे ये लेटा हुआ है आदमी, ये कैसा पड़ गया है, धनुष जैसा, इसलिए इसे कहते हैं धनुष टंकार रोग। इसे क्या बोलते हैं, धनुष टंकार रोग बोलते हैं। किसे बोलते हैं, टिटनेस को। ऐसे पूछ रहा है धनुष टंकार रोग किसे कहा जाता है, तो टिटनेस को। किसे कहा जाता है, टिटनेस को। इसका इंजेक्शन लगवाते रहा करो तुम लोग, कभी टीटी का इंजेक्शन है 5-6 रुपये की कीमत है उसकी, हर साल लगाते ही रहा करो, क्योंकि कभी पता नहीं कब कील कांटे, कब से तुम्हारा सामना हो जाए किससे, ठीक है। तो कब तुम्हारा आ जाए क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जो कि आपको कब धनुष बना दे पता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ लगाते रहा करो। तो ये क्या है कि कहीं घावा हो, घाव पर या कोई कील भी लग जाए काई वाई की, या फिर काई की लगी हुई कोई लोहे की वस्तु तुम्हारे लग जाए, उसमें ये सवार रहता है तुम्हारा क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, तो यह तुम्हारे शरीर में गया और जाके ही धनुष तीर बाण सब चला देगा, ठीक है। मतलब क्या है, धनुषंकार रोग हो जाएगा, ठीक है। बहुत चीखता है आदमी, बहुत तड़पता है, ठीक है। कहते हैं सिफिलिस। सिफिलिस बैक्टीरिया का नाम है ट्रैफोनेमा पैलेडियम। प्राइवेट अंग है जननांग। लक्षण है इसका शिश्न और योनि पर लाल रंग के दाने। जैसे इस रोग का कारक ट्रैफोनेमा पैलेडियम है।
इस रोग का संक्रमक रोगी के साथ मैथुन समूह करने से होता है। इस रोग में शिश्न बयोनी पर लाल रंग के दाने बाद में शरीर पर चकते तथा अंत में इस रोग से हृदय यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इस रोग से पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है, अंत में क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, इसकी समस्या बहुत जटिल है, आजकल मामले ज़्यादा आ रहे हैं इसमें। ठीक है, आ गया। उसके बाद में आता है तपेदिक क्षय रोग, टीबी। ये तो बोलते हैं टीबी, बोलते हैं किसी के उनके झूठे बर्तनों में नहीं खाना चाहिए, टीबी वाले व्यक्ति के पास नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो टीबी कैसे श्वास के माध्यम से क्या होती है, इधर से उधर जाती है। ठीक है, तो इसका बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, इसलिए बोलते हैं टीबी एम यानी बैक्टीरिया और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। ठीक है, तो इसका प्रभावित अंग क्या है, हमारे फेफड़े, बार बार खांसी के साथ बलगम या खून आना, फेफड़े अंदर से जख्मी होते रहते हैं और कट कट करके बलगम में आते रहते हैं। फेफड़े कैसे हो जाते हैं अंत में कमजोर। एक दिन जब फेफड़े कमजोर हो गए तो ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर में कौन पहुंचाएगा, कोई नहीं। ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर में नहीं पहुंचेगी, खून में नहीं पहुंचेगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज या एटीपी तोड़ेगी कैसे, नहीं तोड़ पाएगी। जब तोड़ेगी तो शरीर कमजोर शरीर में तो फिर और भी रोग आने हैं। एक दिन क्या हो जाती है इसमें, खून की उल्टियाँ, और उल्टियाँ से ही तुम्हारी मौत हो जाती है, सीधी मौत हो जाती है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा टीबी। ठीक है, तो बुखार, रात में पसीना लक्षण इसके हैं, और भूख, वजन व शक्ति में कमी आना, पाचन तंत्र में गड़बड़ी। टीबी क्या अचानक से नहीं होती, जैसे तुमने मेरे ऊपर खांस दिया या तुम्हें टीबी या मुझ पर, तो आज प्रभाव नहीं डालेगी, मेरी कमजोरी का फायदा उठाएगी वो भविष्य में। ठीक है, अब 6 महीने लग जाए इस प्रोसेस को, 8 महीने, 1 साल भी लग जाए प्रोसेस को। ठीक है, तो ये तुरंत रिएक्ट नहीं करती, ये धीमे धीमे क्या है लग जाती है, ये इसका इलाज भी है, ठीक भी हो जाता है आदमी। ठीक है, कोढ़ या कुष्ठ रोग, कोढ़ कहते हैं गांव में, हाय राम तो कोढ़ हो जाइए, गांव में बोलते हैं ना, कोढ़ ऐसा है शरीर जगह जगह से गलना। ठीक है, कोढ़ क्या है, क्या बैक्टीरिया इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्री, प्राइवेट अंग है तंत्र का तंत्र और त्वचा। तंत्र का तंत्र क्या है, हमारा शरीर है, और त्वचा हमारे ऊपर जो चढ़ी हुई है। ठीक है, मांसपेशियां त्वचा के अंदर है। ठीक है, त्वचा पर चकते पड़ना, और तंत्र का है प्राइवेट, चकते इस प्रकार से पड़ जाते हैं। ठीक है, और अतिरिक्त जोड़ों के आसपास के तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं, और इस रोग में क्या होता है कि एमडीटी दवाओं का प्रयोग किया जाता है, शायद कुछ फर्क पड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर पड़ता है नहीं। ठीक है, अंग कटने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विषाणु, जीवाणु सारे पढ़ लिए, अब विषाणु का मौका है। विषाणु बड़ा देर से भटक रहा था आने के लिए, आज आखिर में आ गया, बड़ा खुश है। ठीक है, तो ये है वायरस, और वायरस से ही तुम्हारा कोरोना हुआ था, इसी प्रकार था। तो वायरस के स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, विषाणु एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर की प्रतिकृति बनाता है। इस विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोव्स्की ने की थी। तंबाकू मोज़ेक विषाणु सबसे पहले खोजा गया कि तंबाकू के पत्तों पर विषाणु पाया जाता है। विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी कहा जाता है। मैं जैसे कि बताया था, लॉजी जहाँ लग जाए वही क्या है, किसी का अध्ययन है। अच्छा, विषाणु क्या है कि इसमें अपना खुद का जीव नहीं होता है, ये परजीवी होता है, किसी को इसे कोई ना कोई साधन चाहिए। जैसे क्या है कि अभी मेरे अंदर जिंदा है वायरस, और अभी मैं किसी के ऊपर श्वास के माध्यम से किसी से दूसरे पर गया, तो उसे भी एक बॉडी चाहिए अपनी बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, जिसकी बॉडी में जाएगा उसमें क्या कर लेगा, अपना जमावड़ा लगा देगा और उस पर काम करना शुरू कर देगा, अपनी कॉलोनी बना लेगा, अपने मोहल्ले, और ये सब कुछ बना के तैयार कर लेगा। ठीक है, देखा जाए ना तो पूरा कोरोना पूरी विश्व का आप इकट्ठा करें तो 1 चम्मच बैठेगा, सरकारें हिला दी उसने। ठीक है, इसलिए वायरस बहुत खतरनाक चीज़ है। तो वायरस तो वायरस है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में भी आ जाता है, पर ये वाला नहीं होता, ये जीवित होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक होता है वो सॉफ्टवेयर वाला होता है। ठीक है, विषाणु जनित रोग पहले ये पढ़ लो, उसके बाद में इसकी डिटेल खोलेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे पहले जीवाणु वाले पढ़े, फिर अब विषाणु पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटोजोआ, फिर ठीक कबाग, फिर उसके बाद में जेनेटिक। ठीक है, आनुवंशिक। जुकाम, पोलियो, एड्स, डेंगू, ट्रोकोमा, रेबीज, मोनिन, जाइटस, गलसुआ, चेचक, छोटी माता, खसरा, पीलिया, हेपेटाइटिस, इबोला, इन्फ्लुएंजा, ये सब कैसे हैं, विषाणु वाले। इनको खोलें अब। तो चलो जुकाम से शुरू हो जाओ। जुकाम क्या है, देखते आम बोलचाल में छींकना, खांसी आना, ये सब क्या है, जुकाम है। बार बार जैसे धूप लगते ही तुरंत छींक से निकल जाना, नाक से पतला पानी निकलना, ये सब क्या है, जुकाम ही तो है। तो वायरस का राइनो वायरस जुकाम का प्राइवेट अंग है तुम्हारा श्वसन तंत्र। लक्षण है बुखार, थकान, गले की खराश और
सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, बहती नाक आदि, पतला नाक से पानी निकलना, ठीक है, तो होता है जुकाम। अभी तो ये साहिबा क्या है, ओ माय गॉड कोल्ड, और थोड़ी देर बाद जो जुकाम होगा तब यही जो टिश्यू लगा रही है ना, टिश्यू फिर ऐसे करके छींकेंगे, ठीक है, यही होता है। तो यह रोग सामान्यतः मौसम बदलते समय तथा सर्दियों में होता है। यानी कि देखो अभी क्या सीजन चल रहा है, जहाँ जब भी 2 सीजनों का मिलन होगा तो जुकाम होने वाला है। बारिश खत्म हो रही है, इधर सर्दी से बढ़ रही है, दोनों सीजनों का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, उसमें बीच में एंटी मार देता है कौन, जुकाम, ठीक है। तो जुकाम कौन सा वायरस होता है, राइनो वायरस। इसे थोड़ा मॉइस्चर भी चाहिए, सर्दी भी चाहिए, हल्की सी गर्मी चाहिए इस वायरस को, ठीक है। तो ये फैल जाता है, एक आदमी छींक दे बगल वालों को, थोड़ी सी व्यवस्था बन जाएगी। स्कूलों में हम तो देखते थे जब पढ़ने जाते, तब आज के दिन जैसे 2 लड़के खांस रहे हैं पीछे, छींक रहे हैं, कल देखते 4-5 हो जाते, फिर वो जो पहले छींक रहे थे वो तो सही हो गए, उनकी एंटीबॉडी ने अपना व्यवस्था सेट कर दी। जो नए नए जनरेट होते थे आगे सीखते रहते थे और धीमे धीमे 10-15 दिन में सब के सब सही हो जाते थे, ठीक है, ठीक है। तो ये सही होने में लगभग कितना सप्ताह लगता है, 1 सप्ताह सही हो जाता है, ये कोई ज़्यादा बड़ा होता है नहीं। छींकने से वायु में जो बिंदु कणों द्वारा होता है, इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को छूने से, वो छुई हुई चीज़ को, अब ऐसे ही तो होता था कोरोना में, किसी चीज़ को छूना मत, ऐसे छींकें आती हैं, खांसी आती है, तो वो भी वायरस ऐसा ही था, सार्क, ठीक है। तो ये ठीक है, वहाँ वायरस कर लग जाते हैं और वहाँ से स्वास्थ्य व्यक्ति से संक्रमण हो जाता है, ज़्यादा नहीं चलता है, 7 दिन का इसका कार्यकाल है, 7 दिन बाद इसकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में आता है तुम्हारा डेंगू बुखार। तो डेंगू में क्या प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, इसका वायरस का नाम है तुम्हारा अरबो वायरस, ठीक है, जो प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण शरीर को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। ये खून को भी नहीं छोड़ता, शरीर मसल्स को भी नहीं छोड़ता, लेकिन क्या है कि आदमी के में जिस दिन प्लेटलेट्स कम हो जाती है वो आदमी गिरता आता है और उसकी मौत भी हो जाती है डेंगू में, ठीक है। तो रोग वाहक है इसका एडिस इजिप्टी, यानी इस मच्छर का नाम है जो ये खा पी रही है जो अपनी, ये एडिस इजिप्टी। इसको भी नहीं मालूम मेरे पास क्या है, ये तो अपना भोजन करने जाती है पर इसके साथ जाता है ये वायरस, कौन सा, अरबो वायरस, पर ये यहाँ पर अपना भोजन करती है, उस समय आदमी में चला जाता है डेंगू, तो इसकी गलती थोड़ी नहीं है, इसको मालूम ही नहीं है, ठीक है, कि वायरस से। अब तो बेचारी भूखी प्यासी है। लक्षण है बुखार, जोड़ों में दर्द, प्रेगनेंट्स में कमी। जब डेंगू सही भी हो जाए ना पूरी तरह से, तुम्हारे अंदर फिर भी जो हड्डियों में जोड़ों में दर्द होने लगता है, 1 साल तक, 2 साल 3 साल तक प्रभाव दिखता है उसका, जब भी कमजोरी महसूस होगी, जोड़ों में दर्द होगा, तुम्हारे कमर है, गर्दन है, ये कोहनियाँ हैं, ठीक है, घुटने, इनमें हल्का हल्का सा दर्द महसूस होगा जब जब तुम्हारे पास कमजोरी आएगी, ठीक है। तो मच्छर द्वारा ये संचालित किया जाता है, इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है और सर, आँख, पेशी, जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार का मतलब ये थोड़ी नहीं हड्डियाँ तोड़ते हुए आता है, चचड़ा चचड़ चचड़ करते हुए आता है। हड्डी तोड़ का ये मतलब है कि शरीर काम नहीं करता है, ऐसा लगता है हड्डियाँ टूट रही हैं, मतलब मीठे मीठी दर्द सा होता रहता है, ये लगता है कोई आदमी दबाता रहे तुम्हें, ठीक है, ये चीज़ होती है हड्डी तोड़ बुखार। ये होगा डेंगू। उसके बाद आता है चेचक। चेचक छोटी माता कह लो, चाहे आजकल जो दाने से दिखते होंगे, वो एक एक्टर देखे होंगे तुमने, ओमपुरी साहब, उनके चेहरे पर जो दाने थे वही होता है चेचक, ठीक है। तो चेचक संपूर्ण शरीर पर होता है। इसके वायरस का नाम है वेरियोला, ठीक है, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने, तेज बुखार और शरीर पर लाल दाने, यह एक बेहद संक्रामक रोग है जिसका रोगजनक वेरियोला नामक वायरस है। इसके रोगी को सर, पीठ, कमर और उसके बाद पूरे शरीर पर भयंकर दर्द होता है और ऐसे फुंसी से निकलती हैं और वहीं पर क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, ठीक है, अंदर से पस भी निकलता रहता है हल्का पूरा। हालांकि आदमी ठीक हो जाता है लेकिन उसके दाग आजीवन रहते हैं, ठीक है, गड्ढे से हो जाते हैं, कहीं काले काले थक्के भी पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे अपने गाँव में माता बोलते हैं कि माता निकल आई, यही है छोटी माता, क्या बोल सकते हैं इसे, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, चेचक, छोटी माता, उसके वही रूप है लेकिन थोड़ा हल्का रहता है। वायरस इसका वेरिसेला वायरस, और इसका भी कौन सा था पीछे, वेरियोला, इसका भी क्या था वेरियोला, और इसका क्या है वेरिसेला वायरस, ठीक है। लक्षण हल्का बुखार, शरीर पर लाल दाने, ठीक है, किसका, और उपचार इसका है कि आप चेचक के टीके लगवाएं बचपन में ही जो लगता है, तो भविष्य में क्या है कि लड़ने के लिए इस रोग से, इस वायरस से तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी बन चुकी होती है। एंटीबॉडी का काम होता है कि पहचानना किसी रोग को, मरा हुआ जैसे डाल दो ना, जैसे तुम्हारे सामने अचानक से ऐसा आदमी डमी फेंक दिया जाए, इतनी टाइप का ऐसे शरीर का आदमी आएगा, उससे लड़ना है, तुम पहचान जाओगे, अच्छा ऐसी शक्ल है तो ठिकाने दो, फिर वो आएगा एक्चुअल में तो आप उससे लड़ने लगोगे। ऐसे एंटीबॉडी का होता है, हम मरा हुआ दिखाते हैं,
चेचक को मरा हुआ दिखा देते हैं बचपन में ही। जब जन्मता है बच्चा तो बच्चे को 1-2 दिन बुखार तो रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि उसकी एंटीबॉडी क्या कर रही थी, तब संघर्ष कर रही है उस डमी से लड़ने के लिए। जब उसको पहचान जाती है तो भविष्य में कभी वो उस प्रकार का कोई भी आता है तो बस हमारी फौज तैयार है एंटीबॉडी, तो क्या कर लेती है, उसे मार पीट के सही कर लेती है, इसलिए फिर दोबारा चेचक होता नहीं है। इसलिए बचपन में ही क्या लगा दिया जाता है, चेचक का टीका लगा दिया जाता है। ठीक है, बात करेंगे पोलियो। ये भी प्राइवेट अंग है, इसका तंत्रांग मतलब शरीर को पतला होना, शरीर की वृद्धि रुक जाना, ये सब क्या है, पोलियो। ठीक है, अब पोलियो में कौन सा होता है, पोलियो वायरस। ये वायरस का नाम तो ऐसे याद हो जाएगा, पोलियो वायरस। एक बार इससे रिवीजन कर लेना घर पे जाके PDF पे। ठीक है, PDF डाल दी जाएगी। तो पोलियो वायरस लक्षण इसका मांसपेशियों में कोमलता या कमजोरी, हड्डियों में झुकाव, हड्डियां पतली होना और कमजोर होना और मसल्स का बढ़ना नहीं, ये क्या है, पोलियो है। ठीक है, तब कहते 2 बूंद जिंदगी की बचपन में। ठीक है, इसका प्रभाव तुम्हारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, सेंट्रल मतलब केंद्रीय तंत्र का तंत्र पर। ठीक है, इसमें रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा की दी जाती है और पोलियो के टीके की खोज जोनस साल्क ने की थी, परंतु इसे इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन भी कहते हैं। ठीक है, वैक्सीन थी। ठीक है, लेकिन अब कहाँ कर दिया है, मुंह से डालने वाला, वही जो चीज़ थी वो किस कर दी है, 2 बूंद जिंदगी की, सब पिए और सब बचें। ठीक है, इसलिए अब तो खैर काबू पा लिया है हमने। एड्स की बात करेंगे तो वायरस उसका ह्यूमन लिम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV प्राइवेट अंग प्रतिरक्षा प्रणाली WBC को खत्म कर देगा। और WBC हमारे शरीर में क्या करती है, रोगों से लड़ने के लिए ढाल बने के खड़ी रहती है ना WBC, और WBC को कौन खा लेगा, HIV। और जब ये खा लेगा तो शरीर में क्या हो जाएगा, रोग आने लगेंगे। पहरेदार खत्म हो गया तो इसके लक्षण है भूख न लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। टेस्ट का एलिसा, इसे याद रखना, एड्स की जांच के लिए टेस्ट हमारा किया जाता है एलिसा। ये इसका मतलब होता है एंजाइम लिंकेट और इम्यूनियो सर्वेंट ऐसे। ठीक है, यानी एड्स कहा जाता है यह रोग ह्यूमन लिम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अर्थात HIV की वजह से होता है। यह रोग असुरक्षित समूह, इन्फेक्टेड रक्तदान और इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के इस्तेमाल से फैलता है। इसके रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी WBC बहुत घट जाती है, अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब देखो, मैंने बाल कटवाए और उसमें जो छुरा हुआ है, छुरा होता है उस तरह किसी की कलम बनाई, उसके पहले से एड्स है। ठीक है, तो उसका ब्लड आ गया उस तरह पर, वही उस तरह लगा दिया मैं भी हल्का सा कट गया, तो वायरस कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, उस तरह से। तो नाई भी कभी भी बाल कटाओ तो नया रुपये तो कम लेता नहीं है, तो उसमें ब्लड लगवाई दो 25 पैसे का, जैसे क्या है कि ब्लड बनाने वाली कंपनियों का ही मुनाफा होगा, देश में उत्पादन बढ़ेगा और दूसरी बात तुम सुरक्षित रहोगे। ठीक है, तो ब्लड चेंज करवा देना चाहिए, क्योंकि वो जो इंजेक्शन लगाते हैं दूसरी इंजेक्शन तुम्हारे इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, मैं गया तो मैं गिर गया, ठीक है, और गिर गया तो मेरे साथ वाला पीछे गिर गया, दोनों की चोट आई, और दोनों की चोट आई, हम पहुँच गए नज़दीकी डॉक्टर, छोटे से थे लेकिन उनके निजी जो कंप्यूटर था वो लाया कॉटन क्या है, हमारा ब्लड साफ करा था, उसी ब्लड को लेके जा रहा था उसका साफ करने, मैंने हाथ पकड़ लिया उसका, ये क्या कर रहे हो भाई, अरे इंजेक्शन तो नहीं, इससे क्या होता है, मैंने बेवकूफ़ आदमी, ब्लड तो इस पर भी है, मेरा ब्लड उसके क्यों लगा रहा है, या उसका ब्लड मेरे क्यों लगा रहा है तो घाव ही, अरे इसे डिटॉल लगी है, मैं डिटॉल का वायरस खत्म कर देगा, ये चीज़ है। तो ब्लड के संपर्क, इस संपर्क से दूसरे बॉडी में जाने पर ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एड्स। उसके बाद में आता है तुम्हारा रेबीज, कुत्ता दिख रहा है, कुत्ता करने वाला। ठीक है, अब देखो ये आदमी, देखो ये कुत्ता काट रहा है, वायरस कौन सा वाला, ये रैबिडो वायरस या फिर इसे लेसा वायरस, प्राइवेट अंग है, तंत्र का तंत्र पूरा, आदमी क्या है कि उसकी मनोभावना सब कुछ कुत्ते जैसी हो जाती है, दांतों के दर्द से ईंटना, आवाज़ सही से न निकलना, पानी से देख डरना, ये सब क्या है, रेबीज के लक्षण है। रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं होता है, कुत्ते के साथ साथ बिल्ली काट ले, बंदर काट ले, ठीक है, और चमगादड़ काट ले, ठीक है, इनके सलाइवा से भी हो जाता है। ठीक है, तो पानी से डर लगना, पागलपन जैसे हरकतें करना, जीव बाहर निकलना, मतलब इंसानी कुत्ता बनना, रेबीज का, ठीक है, लक्षण है। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि काटने या जख्मों को चाटने से होता है।
जैसे पहले से यहाँ पर जख्म है और तुम्हारा पप्पी पिल्ला आया और उसे चाट गया, तो लार से ही तो जा रहा है, पूरा रेबीज बनेगा अगर उसके कुत्ते के इंजेक्शन नहीं लगे तो। ठीक है, पालतू है तो इंजेक्शन लगवा ही देता है आदमी आजकल। तो पहले इसके उपचार ये है, जैसे कुत्ता कहीं काट लेता है तो सबसे पहले उसे धोएं, जितना हो सके उतना खून निकलने दें, जितना हो सके उतना खून निकलने दें, अच्छे से साफ करें। उसके बाद डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से जो महीने में 15 दिन पर जो इंजेक्शन लगते हैं कुत्ते काटने वाले रेबीज वाले, वो अच्छे से लगवाएं, उसके पैसे लगते हैं, गवर्नमेंट फ्री देती है। ठीक है ठीक है। और टीके की खोज की थी इसकी लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। चलो आ गया गलसुआ। गलसुआ इसे होता है मम्प्स वायरस है, मम्प्स वायरस, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? मम्प्स। कैसे? कन्वर फूल जाते हैं, ये कन्वर फूल जाते हैं। लार ग्रंथि कैसी हो जाती है? इनमें सूजन आ जाती है। हमने लार ग्रंथि कितनी पढ़ाई थी यहाँ पर? 3, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी और यहाँ थी। ठीक है, 3 लार ग्रंथियाँ थी। तो प्राइवेट अंग लार ग्रंथियाँ, लक्षण कान के नीचे, इसे तो पेरोटिक ग्रंथि में सूजन, इसे बोलते हैं कंसुआ निकल आया है। ठीक है, कन्वर निकल आया है, इसे बोलते हैं गलसुआ। गलसुआ फूल जाता है, किधर का भी फूल सकता है, गलसुआ तो गलसुआ है। ठीक है। इबोला, ये वायरस इबोला वायरस प्राइवेट अंग प्रतिरक्षा तंत्र, लक्षण उल्टी, दस्त, बुखार, सर दर्द और रक्तस्राव। इबोला एक नदी का नाम है। ठीक है, अफ्रीका में कांगो, कांगो की एक सहायक नदी है इबोला, उसके नाम पर पड़ा था इसका इबोला का नाम। अब इसमें क्या है, शरीर की त्वचा वगैरह ये भी गलने लगती है। तो इस वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है, ताकि हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर गल जाता है और रोगी धीरे धीरे क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, मरना ही है, रोग तो रोग ही है, निरोग व्यक्ति तो वैसे ही होता है। अब वो देखो खसरा, खसराई वायरस है। तो वायरस इसका मोरबीली वायरस, प्रभावित अंग इसका संपूर्ण शरीर, लक्षण शरीर पर लाल दाने पड़ना। ठीक है, वो क्या होता है? खसरा। खसरे में और चेचक और स्पॉन छोटी मात्रा में, तीनों में अंतर है। ये लाल दाने धीमे धीमे पड़ते हैं और अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो चेचक होता है, उसमें दाग छूट जाते हैं। ठीक है, दाग रह जाते हैं। स्मॉल पॉक्स है, उसमें काले दाग रह जाते हैं, उसमें गड्ढे रह जाते हैं। चेचक में गड्ढे और छोटी मात्रा में सिर्फ काले दाग। ठीक है, तीनों में अंतर था। इन्फ्लुएंजा ये भी सर्दी की तरह ही होता है। वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजन वायरस, यानी A-B-N-C। इसमें तीन तरह की इसमें वो होती हैं, किसमें कह सकते हैं किस लेवल का है। ठीक है, 3 लेवल होती हैं, A, B और C। प्राइवेट अंग है संपूर्ण शरीर, लक्षण सर्दी, खांसी, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, ये क्या है? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, विषाणु जनित और भी है, पीलिया और हेपेटाइटिस। पीलिया तो सभी जानते हैं, शरीर पीला बन जाए। ये लीवर को क्या कर देता है? डिफेक्ट करता है। लीवर पे क्या होता है कि जो केमिकल छोड़ता है लीवर भोजन को पचाने के लिए, अब लीवर जो चूसक होता है ना, भोजन में जो विटामिन से ऐसी चीज़ों को क्या करता है, जहर वगैरह इनको क्या करता है? चूस लेता है, जहर को चूस लेता है। और लीवर ही खत्म हो जाएगा, ठीक इफेक्टिव हो जाएगा, तो फिर ऐसे हो जाएगा लक्षण, पेशाब पीला आना, आँख के त्वचा का पीला रंग होना, ये सब क्या है? पीलिया है। ठीक है, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा क्या है? इसमें है क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस, क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस। प्राइवेट अंग इसका आँख, लक्षण आँख में दर्द और आँख का लाल होना, पलकों के अंदर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, आँखें दर्द होती हैं, आँखों में मिर्ची सी लगती रहती है और चपड़ाती रहती है और खुजली बड़ी तेजी से क्या मचती है? खुजली, वही क्या है? ट्रैकोमा। ठीक है, तो ट्रैकोमा किससे संबंधित है? आँखों से। विषाणु रोग है मेनिनजाइटिस, हाँ ये वाला ट्रैकोमा आँखों से संबंधित रोग है, जिसमें खुजली, आँख में दर्द, आँख का लाल होना, ये सब। इसके वायरस का नाम है क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस। और ये जो ट्रैकोमैटिस लिखाएगा इससे समझाओ ट्रैकोमा से संबंधित है। ठीक है, बात आएगी मेनिनजाइटिस वायरस, नेसेरिया मेनिनजाइटिस। प्राइवेट अंग है तुम्हारे मस्तिष्क, लक्षण तेज बुखार और बेहोशी आना। सर में बेहोशी तो इसलिए आ जाएगी क्योंकि सर हमारा जो ब्रेन है वो काम करना बंद करते, तो बेहोशी तो सीधी है। अब मान लो अभी थोड़ी देर मात्र 1 सेकंड के लिए मेरा दिमाग बंद कर दे काम करना, मैं गिर जाऊँगा। खड़े करने का जो बैलेंस रखे है वो कौन है? हमारा मस्तिष्क। ठीक है, और मस्तिष्क में जब कोई इन्फेक्शन आएगा या कुछ भी आएगा तो दिमाग थोड़ी देर के लिए क्या करेगा? काम करना बंद करेगा, तो आदमी तो बेहोश हो ही जाएगा। ठीक है, तेज बुखार और बेहोशी आना, यह रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में क्या हो जाता है? वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, अब देखो प्रोटोजोआ जनित रोग, हमने 2 लेवल पार कर लिए, एक बैक्टीरिया और एक वायरस। अब आ गया प्रोटोजोआ, उसके बाद आएगा कवक। ठीक है, अब देखो
रोग मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। प्राइवेट अंगों में प्लिया, यहाँ पर तुम्हारे ब्लड खट्टा भी होता है और अरे ब्लड बैंक भी बोलते हैं उसे, और क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लिया व आरबीसी दोनों को ही प्रभावित करता है कौन? प्रोटोजोआ, ठीक है। बुखार, पायरिया रोग मसूड़ों को, ठीक है। सोने की बीमारी, मस्तिष्क, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले हैं, ठीक है। सोने की बीमारी मस्तिष्क को इफेक्टिव करती है। पेचिस, आंत को, जो छत्रपति शिवाजी को होने बताया पेचिस हो गया था। कालाजार, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा मतलब हड्डियाँ, ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार को बोलते हैं। प्लाज्मोडियम इसका नाम है मलेरिया वाले प्रोटोजोआ का, और लक्षण है ठंड के साथ बुखार आना, ठीक है। ऐसे पायरिया रोगों में मशहूर, इसमें प्रोटोजोआ है एंटमीबा जिंजिबिलिस, जिंजिबिलिस। कुछ याद कर पाओगे? ट्रिक है कोई? जिंजिबिलिस मसूड़ों के लिए, मसूड़ों में रक्त का निकलना। ऐसे ही सोने की बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करेगी, ट्रेपेनोसोमा, ट्रेपेनोसोमा, सोने से सोमा याद हो जाएगा। बहुत नीति के साथ बुखार, बहुत नीति के साथ क्या हो जाएगा? बुखार आ जाएगा। ये कौन फैलाता है? मक्खी। पेचिस, आंत को, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। मैंने एक बार अमीबा पढ़ाया था, शुरुआत में एक कोष की अमीबा, मैंने कहा था आंतों में पाया जाता है, तो वो क्या है? ऐसे याद कर लोगे, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यानी श्लेष्मा ये खून के साथ दस्त, यही हो गया था। पेचिस, दस्त हो गए खून के और शिवाजी खत्म हो गए। कालाजार यानी अस्थिमज्जा, लिस्मेनिया, डोनावानी, तेज बुखार आना। मलेरिया परजीवी का भाग है, मादा एनोफिलिस जो मच्छर है, और सीसी मक्खी के कारण नेत्र रोग बढ़ता है, ठीक है। सीसी मक्खी के कारण नेत्र रोग होता है, ठीक है। बात करेंगे कवक, तीसरी स्टेज पर हम आ गए, चौथी स्टेज पर कवक। तो दमा, यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूगमेक्टस नामक कवक के बीजाणु इस पर पहुंचकर वहाँ जाल बनाकर फेफड़ों के सूक्ष्म नलियों में क्या कर लेते हैं? सिकुड़न कर लेते हैं। तभी एक आता है पंप, उस पंप में क्या होता है? उस कवक को खत्म करने की व्यवस्था होती है। तो उतनी देर के लिए क्या हो जाता है? कवक थोड़ा हट जाता है, तो फेफड़े फिर से खुल जाते हैं, फिर सांस लेना शुरू हो जाते हैं, फिर फेफड़ों को फिर से सिकुड़ देते हैं। कौन? दवा वाले बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हैं वो? तुम्हारे एस्पेरिगलस फ्यूगमेक्टस, ठीक है। आ गया गंजापन। गंजापन यह टिटनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिसमें सिर के बाल टूटने लगते हैं। बाल टूटने के भी कई कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कुछ कारण ऐसे होते हैं, कुछ फंगस आने से होता है, कुछ कारण ऐसे होते हैं ऐसा पानी से तुम नहा रहे हो किसी से, क्या होता है कि उसमें पहले से ही कवक है या कोई फंगल है, या फिर हो सकता है आप ऐसा कोई आहार खा रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, उसमें क्या है वो पोषक तत्व आपको मिल नहीं पा रहे। जो आज का आर ओ का वाटर आता है, आर ओ का वाटर, देखो यहाँ पर मजबूरी है, यहाँ पर पानी ठीक नहीं हो तो पीना पड़ेगा। यहाँ पर पानी में आर्सेनिक ज़्यादा है, वहाँ तो पीना ही पड़ेगा आर ओ का पानी। लेकिन यहाँ पर पानी ठीक ठाक है, वहाँ पर भी आर ओ का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आर ओ के पानी में देखो कुछ कितना भी है। एक चीज़ बताओ, जो पानी को फिल्टर कर रहा है उस मशीन को मालूम है क्या? इसमें विटामिन ए, विटामिन B12, ठीक है, ये चीज़ छोड़नी है तब तो नहीं छोड़ पाएगी। उसमें तो कलर डालोगे पानी साफ ही निकलेगा, उसमें सब कुछ निकाल के फेंक देती है। तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, खनिज जो हमारे पानी में होते हैं, वो निकल जाते हैं आर ओ के पानी में, ठीक है। उससे क्या होता है? जल्दी से घुटनों में दर्द होना समय से पहले, ठीक है। जैसे 45 क्रॉस नहीं कर पाए, घुटनों में दर्द, आर ओ का पानी। उसके बाद में बालों का झड़ना, वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि पोषक तत्व जो हमें भोजन पचाने के लिए और शरीर में खनिज पहुंचाने के लिए जो उसमें अनिवार्य थे पानी में, वो हमारे आर ओ ने निकाल के फेंक दिए। और पैसे वालों की शौक होती हैं, बड़े लोगों की होती हैं, और उनके जल्दी से बाल जाते भी हैं, हकीकत तो यही है। तो कई प्रकार हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, खान पान भी हो सकता है, और फंगस भी हो सकता है, ठीक है, यानी कवक भी हो सकता है, ठीक है। तीनों प्रकार हैं, कवक से ज़्यादा हो जाता है। दाद, खुजली, ये भी सब किससे होता है? कवक से। इस कवक का नाम क्या है? ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। त्वचा पर लाल बड़े धब्बे से पड़ना, ऐसे ही जब मानसून आएंगे, मॉइस्चर बढ़ेगा तुम्हारे यहाँ पर, तभी उसमें क्या पड़ेगी? खुजली पड़ेगी। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, आज हमारा दांत खुजा रहा है, दांत खुजा रहा है, इसका मतलब आज रात में बारिश होनी है, या एक दो दिन पहले बता देता दादा वाला कि अब बारिश होनी है, बादल आने वाले हैं, दांत में क्या पड़ रही है? खुजली। इसका मतलब होता है मॉइस्चर की वजह से इसमें खुजली
पड़ने लगती है, ठीक है, क्योंकि बादल आएंगे, मॉइस्चर बनेगा तो ये इसमें खुजली पड़ेगी, ठीक है। एथलीट फुट का मतलब होता है हाथी पाँव, इसे बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, हाथी पाँव। देखो इस रोग का कारक टिटनिया पेडिस नामक क्या है, कवक है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के कटने, फटने और मोटे होने से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा में मुलायम हिस्से को क्या कर देता है, प्रभावित करता है। तो हाथ पाँव कैसा हो जाता है, हाथी जैसा, ठीक है। एक पाँव बड़ा हो गया, एक पाँव छोटा रहता है, इसे बोलते हैं हाथी पाँव या फिर एथलीट फुट। इसके कवक का नाम है टीनिया पेडिस, ठीक है, हाथी पाँव, ठीक है। कहीं भी कवक लग सकता है, वहाँ से क्या होता है, ये जो नरम जगह है उसको फूलना शुरू कर देता है, ठीक है, फुलाना शुरू कर देता है। बात करेंगे खाज, तो इस रोग का कारक एक्केरस स्कैबिज है। इसका कारक क्या है, इसका स्कैबिज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, ठीक है, सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। वड़ांता, ये अनुवांशिक रोग है। ये कैसा है, लास्ट स्टेज है तुम्हारा बड़ांधता का मतलब है इनमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है और हरा रंग लाल दिखाई पड़ता है, वो कंफ्यूज हो जाता है पूरी तरह से। जब आप मेडिकल कराने जाओगे किसी भी पुरुष का, तो आपको ऐसे ही प्रकार का एक दे दिया जाएगा, उसमें आप पहचान नहीं पाओगे इसमें लिखा क्या है। अभी दिख रहा है किसी को, इसमें चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा, तुम्हें कैसे दिखेगा, इतने नंबर चल रहे हैं इसमें, देख नहीं पाओगे। लेकिन तुम्हें इतना दिखना है कि इसमें लाल वाला चल रहा है। जिन्हें लाल वाला इसमें नहीं दिख रहा है चलता हुआ, वो समझो उसका कलर विजन है, बड़ांता है उसमें। किसको नहीं दिख रहा है इसमें लाल कलर, ऐसे नहीं, जो चलता हुआ दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे स्टार बन रहा होगा, 2 स्टार बन रहे हैं, किसको दिख रहे हैं, जिसको नहीं। देखो उसमें आकृति में क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो है, बस इतना दिखना चाहिए। चल रहा है, कितने को चलते हुए दिख रहा है, जिन्हें दिख रहा है उनकी आंखें सही हैं, जिनको नहीं दिख रहा है वो फोर्स में देख लेना भाई फिर भी, ठीक है। तो इससे रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, ये वंशानुगत चला आता है, लड़कियों में नहीं पाया जाता, ठीक है। लड़कियां सब देख सकती हैं, लड़कों की समस्या है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, ये भी क्या है, यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग में ग्रस्त स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, यानी हमारे गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 40, 30 जोड़े, इसमें कितनी होती है, 45 हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि शरीर अल्प विकसित हो जाता है, कद छोटा एवं वक्ष वृष्ट चपटा होता है, और जननांग प्राय अविकसित होता है, जिसमें वे वाँच होती हैं, ठीक है। एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। तो कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम, ये पैदाइशी होते हैं, ठीक है। अब देखो हीमोफीलिया, ये भी क्या है, आनुवंशिक है। जैसे रॉयल डिसीज बोलते हैं इसे, ठीक है, रानी थी विक्टोरिया, उसकी औलाद आई। इसमें क्या होता है कि जब खून होता है ना, खून का थक्का नहीं जमता, इसमें 2-4-5 मिनट तक क्या नहीं होता, खून का थक्का नहीं जमता। इसमें क्या आनुवंशिक है, तो इनके कटवट लग जाए तो ये जल्दी से सही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनना, हीमोफीलिया। तब पता चला कि धीरे धीरे करके एक के बाद एक सदस्य इस बीमारी की चपेट में आने लगे थे उस रॉयल परिवार में। तो हीमोफीलिया से शाही परिवार के कई सदस्य ग्रसित हो गए, और इसलिए इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है, रॉयल डिसीज भी कहा जाता है, ठीक है। शाही बीमारी किसे कहते हैं, हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया से ऐसे याद आता है, हीमोग्लोबिन किस में होता है, खून में। तो खून की बीमारी कौन सी है, हीमोफीलिया, जो आनुवंशिक, कैसी है, आनुवंशिक। तीनों चीज़ें मैं साथ में चल रहा हूँ। कोई बीमारी है, उसका खोज किसने की, किस बारे से हो रही है, या किसी आनुवंशिक कार्य से, किससे है, इसका नाम क्या है, इसमें लक्षण क्या है, सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाता जा रहा हूँ। सिर्फ एक बार रिवीजन मारने की ज़रूरत और है, स्पीड से, और कम हो जाएगा, ठीक है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ये इसमें क्या होता है, ये रोग पुरुषों में होता है। जैसे मैंने बताया था पीछे तुम्हारा कहा गया टर्नर सिंड्रोम, ये महिलाओं के लिए था। ऐसे ही पुरुषों के लिए कौन सा है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि यह रोग पुरुषों में होता है। इसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 46 होते हैं, इसमें 47 हो जाता है, महिला वाले में 43 हो जाता है। इस रोग में ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 होती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित होता है, स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग के ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है, ठीक है, उधर महिलाएं बांझ हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो डाउन सिंड्रोम में तुमने देखा होगा, मोटू से जीभ बारसी होगी, आंखें छोटी छोटी होंगी और तो आगे बोल रहे होंगे, वो कैसे होते हैं, डाउन सिंड्रोम। बचपन से ही होते हैं, थोड़े मंद बुद्धि होती है, अरे भैया ऐसी कुछ आवाज़ निकलती है उनकी, देखते जाएंगे, और बड़ा मोटे से और बेडोल शरीर होगा उनका, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, डाउन सिंड्रोम।
पटाऊ सिंड्रोम भी होता है, डाउन सिंड्रोम भी होता है, ऐसे ही, ठीक है। तो कौन सा ये सिंड्रोम है? डाउन सिंड्रोम। इस सारे का ढांचा कैसा होता है? अनियमित, मतलब स्ट्रक्चर से होगा। देखो अब इसको पता ही नहीं, अब ये तो भैंस लगा हुआ है, यह मोटी बुद्धि। अब इससे क्या है कि अब डांस, कहीं गाना बजाना बज रहा हो या नहीं, पर वो उसे डांस करना है, उसको दिमाग में आ गई, ठीक है। तो शरीर बेडोल, सर ऊपर छोटा सा, जीभ भारी, ठीक है, और ये थोड़ा सा मोटा सा ऐसा होता है। तो आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और अनियमित शरीर, ठीक है। इसे मंगोलिज्म यानी मंगोलिज्म भी कहते हैं। अब ये, अब इसकी तुकतान बन गई, तो ये बन गई इसकी तुकतान, ये है इसकी व्यवस्था बन गई। जिंदाबाद, जिंदाबाद तो वो चल रहा है, उसने कहीं देख लिया, ऐसे ही ये अपना डांस कर रहा है। ये सब क्या है? डाउन सिंड्रोम है। अब देखते ही बता दो डाउन सिंड्रोम क्या है। चलो, ऐसे पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में क्या है कि कभी कभी तुमने लोगों को देखा, किसी के ओट कटे आते हैं बचपन से ही, वो क्या होता है? पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्या है, कुछ गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तेरेमा जो गुणसूत्र होता है, उसमें क्या होता है, एक बॉन्ड हट जाता है, मतलब ओठ पूरी तरह से बनना था, वो पूरी तरह से ओठ ना बनकर आधा बन जाता है। तरुआ चटका हुआ होता है, कटा हुआ होता है, ये पूरे स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? कटा हुआ। ये है पलकें, क्या है, आँखें पूरी काली की काली होती हैं, बड़ी बड़ी वाली। ये बच्चे पहले तो जन्मते ही मर जाते हैं, और बच भी जाते हैं तो ओठ कटे हुए पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रोगी का ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार या लेफ्ट लेट हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। मंदबुद्धि, कुछ लोगों के ओठ है, मस्तिष्क है, वो ज़्यादा वैसा नहीं हो सकता, ज़्यादा ऐसे कह सको कि उसे सेंटेंस बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सिंड्रोम है, ये आनुवंशिक है, ठीक है, जो जमजा चलाता है बच्चे का। ऐसा क्या होता है कि किसी बाप का भी कटा है और बच्चे का भी कटा हुआ आता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, कट हो जाती है। चलो अब सुनो, अब कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे, इन क्वेश्चनों को लगाओ, ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? पहला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? मलेरिया, क्षय रोग, निमोनिया या कुष्ठ रोग? किस में दिया जाता है? किस में? क्षय रोग, टीबी वगैरह इसमें, ठीक है। निद्रा रोग है इनमें से कवक जनित, जीवाणु जनित या प्रोटोजोआ या विषाणु? तो निद्रा कौन सा है? सोने की बीमारी मक्खी ले जाती है, क्या ले जाती है? प्रोटोजोआ, क्या बैक्टीरिया? प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा है? कौन सा है? एनोफिलीज। आ गया। कालाजार रोग किससे प्रभावित करता है? तो किसको करता है ये? अस्थि मज्जा को। मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? तो किस प्रकार का है? प्रोटोजोआ, ठीक है। बड़ांता रोग किसकी पहचान नहीं होती? लाल और हरे रंग दोनों की नहीं होती, ठीक है। आगे आओ। रोग का अन्य नाम है टिटनेस। गंजापन रोग का रोग कारक कवक है, कौन है इसमें से? टीनिया कैपेटस। कौन सा? टीनिया कैपेटस। गलसुआ रोग फैलता है जीवाणु से, विषाणु से या कवक से? किससे? विषाणु से, ठीक है। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को से संबंधित है? डिप्थीरिया किससे है? गले, जो गले को क्या कर देता है? लॉक कर देता है, ठीक है। टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है, कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। इनमें से कौन सा रोग आनुवंशिक रोग है? तो कौन सा है? हेमोफीलिया, ठीक है।